स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के आउटसाइड दिल्ली के सेट 1 सेट 2 सेट 3 के 1 मार्क के क्वेश्चन मार्च 2020 के। देखिए कोड भी लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, When a company plans to redeem its debenture out of profit, है यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि कैसे रिडीम्ड कर रही है कंपनी अपने डिबेंचर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट। इट शुड ट्रांसफर मिनिमम डैश परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ सरप्लस अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम्ड कर रही है, आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम्ड कर रही है, तो उसे कितना परसेंटेज जो DRR में डालना चाहिए, ये आ जाएगा यहाँ पे 100%। ठीक है, अगर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम्ड करती है तो 100% DRR में डालना पड़ेगा, और अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल रिडीम्ड करती है तो उसे 10% यहाँ पे अपना DRR में डालना पड़ेगा। इससे पहले हम दिल्ली बोर्ड वाले तीनों सेट कर चुके हैं, उसके 1 मार्क के क्वेश्चन। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में लगे बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन है, डैश कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। कौन सा कैपिटल अकाउंट है जो हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस को शो करता है? आंसर आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स है जो हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस को शो करते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट दो तरह से रखे जाते हैं, कैपिटल एक तो फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, तो उनका बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। क्या रिटायरमेंट के टाइम एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है फर्म के अंदर से, तो इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन टू बी पेड, कुछ उसको पेमेंट करना बाकी है, एंड देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, देन रिटायरिंग पार्टनर विल गेट, और उनके बीच में कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट है ही नहीं पार्टनर्स के बीच में, तो फिर रिटायरिंग पार्टनर को क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट। सेकेंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में उसको एक जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया उसको उसका हिस्सा मिलेगा। इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट, इंटरेस्ट मिलेगा 9% पर एनम के हिसाब से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? ऑप्शन ए में दिया गया है कि सिर्फ जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो ही ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट। बी में कहा गया सेकंड वाला ठीक है, सी में कहा थर्ड ठीक है, और डी में बोला कि हैव ए चॉइस टू गेट आइदर 1 और 2, या तो वो 1 ले ले या फिर वो 2 ले ले। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, हैव ए चॉइस टू गेट आइदर 1 और 2, या तो उसे फर्स्ट ऑप्शन जो है कि इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट, या शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इन दोनों ऑप्शन में से एक के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स दिए गए, अमाउंट दी गई है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मैच एक्सपेंसेस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अबोव आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक बैठता है दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। फर्स्ट है नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड ₹1000 will be shown on the liability side of the balance sheet as at 31st March 2019। नेगेटिव बैलेंस की बात क्यों कही गई है कि देखिए ओपनिंग बैलेंस है ना जो मैच फंड का वो 5 लाख है, सेल ऑफ टिकट्स है 375 की, ये प्लस हो जाएगा 8,75,000। लाइबिलिटी साइड में अगर हमारा फंड ज़्यादा आता है, रिसीविंग ज़्यादा होती है, तो हम अपना दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में 875, और डोनेशन मिला है 124, ये हो गया 9,99,000।
लेकिन जो एक्सपेंसेस हुए वो 10 लाख के। तो इसलिए नेगेटिव बैलेंस की बात की गई है कि हमारे हाथ में पैसा तो है 9,99,000 रुपये और खर्चा आया 10 लाख रुपये का, 1,000 रुपये कम थे हमारे पास। तो क्या इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, या फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018, या फिर नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड ₹1,000 विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। या फिर बोथ बी एंड सी दोनों ही ठीक है। हम यहाँ चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, इसको हम देखिए ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट में जो हमारे ओपनिंग बैलेंस है मैच फंड 5 लाख प्लस सेल ऑफ टिकट्स प्लस में डोनेशन 990, लेकिन एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लेस करेंगे जितने हमारे हाथ में थे 9,99,000 सारे के सारे चले गए तो नील बैलेंस आएगा। और फिर जो 1,000 रुपये का बैलेंस है इनकम एक्सपेंडिचर में हम दिखा देंगे, या फिर हम सारा का सारा ही इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा सकते थे। मैच एक्सपेंसेस 10 लाख लिख के माइनस में फंड, माइनस में सेल ऑफ टिकट्स, माइनस में डोनेशन करके 1,000 का यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। नेगेटिव बैलेंस यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में आया तो इसको नेगेटिव बैलेंस ही बोला गया है। तो इसको हम इन दोनों तरह से दिखा सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, अनीता एंड बबीता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। और हाँ, जिसको वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है वो चैनल पे सर्च मारिए स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम। मेन चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको सीरीज़ वाइज मिलेंगी। वहाँ पे हमने एक पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है CBSE बोर्ड का 3-4 वीडियोज़ के अंदर, तो वो देख सकते हैं आप। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे उसको आपने सोल्व करना है। कि उसके अलावा जो MCQs के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। अनीता एंड बबीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। सविता वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, अनीता और बबीता दो पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। सविता ने एडमिशन लिया है 1/5 शेयर के लिए। सविता वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। सविता अपनी गुडविल को नहीं लेके आ पाई है। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। जर्नल एंट्री ये करी गई है, सविताज करंट अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट टू बबीताज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये एंट्री कब की जाती है, जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में ना लेकर आए। ठीक है, अगर वो अनेबल हो अपने शेयर ऑफ गुडविल लाने के लिए, कैश में लाने के लिए अगर वो अनेबल है, तो ये वाली एंट्री की जाती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये वाली एंट्री हो या फिर वो कैश में लाए वो एंट्री हो, दोनों ही एंट्री जो सैक्रिफाइस रेशियो में की जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया न्यू रेशियो क्या होगा अगर ये एंट्री नहीं दी गई होती। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ना अपना न्यू रेशियो निकालने का, जो सबसे फर्स्ट तरीका दिखाया गया लेसन के अंदर, उसके हिसाब से करते हैं। इनकी टोटल शेयर को 1 मान के सविता का 1/5 रिमेनिंग 4/5 करके उसको 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो न्यू रेशियो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री करके दिखाई गई है, मतलब कि ये जो एंट्री दिखाई गई है निताज कैपिटल अकाउंट बबीताज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों ने उसके शेयर को कौन से रेशियो में ले लिया है। सविता के लिए सेक्रीफाइस कैसे किया है उन्होंने, 1:2 के रेशियो में। क्या 1:2 के रेशियो में, यानी कि जो 1/5 का शेयर है, 1/5 का जो शेयर है इसका एक पार्ट सविता ने अनीता से लिया है और उसके 2 पार्ट बबीता से लिए। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो। देखिए जो 8,000 और 16,000 है, इससे हम रेशियो निकालेंगे 1:2, यानी कि जो सविता जो न्यू पार्टनर है उसने अपना हिस्सा कैसे एक्वायर किया दोनों से। सविता एक्वायर फ्रॉम अनीता 1/5 के लिए वो आई है 1/5 का 1/3। ठीक है, 1/3 3 कहाँ से आया, सम ऑफ द रेशियो 1/3। 1/15 उसने अनीता से ले लिया और बबीता से कितना ले लिया, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 2/15 बबीता से ले लिया। तो अनीता का नया कैसे आएगा, अनीता का ओल्ड जो है वो है 3:1। अनीता और बबीता का ओल्ड रेशियो 3:1, 3/4 1/4 इसमें से लेस कर देंगे जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है 1/15 अनीता ने सेक्रीफाइस किया है, 2/15 बबीता ने सेक्रीफाइस किया है। ये सेक्रीफाइस अगर हम लेस कर देंगे ओल्ड रेशियो में से, तो हमारे पास आ जाएगा न्यू रेशियो 41/60, 7/60 बबीता का, और सविता का शेयर दे रखा 1/5। यहीं पर ही अगर हम बेस इक्वल कर लेते हैं, आगे में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बेस में 60 और यहाँ पे 5 को 60 कैसे करेंगे हम, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को ही अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी बेस 60 आ जाएगा और हमारे पास रेशियो आ जाएगा 14:7:12, 14:7:12।
ये हम चले जाएंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ 14:7:12। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमला बिमला एंड कविता। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता लगता है, दूसरा रिवीजन होती है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट होते ही होते हैं बोर्ड में। आमला बिमला एंड कविता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:1। ओल्ड रेशियो दे दिया तीनों का AB के 4:3:K। अब बिमला retires and gives her share to profit to Amla for ₹3,600 and कविता for ₹3,000। गेनिंग रेशो पूछा गया इन दोनों का। अब जो बिमला रिटायर हुई है क्या उसने अपना हिस्सा इन दोनों को ऐसे देके गई। अब यूँ नहीं बताया कि भी वो कौन से रेशो में देके गई है, तो रेशो कैसे निकालेंगे हम, जिस प्रपोर्शन में ये उनको अपना पार्ट देके गई है उसी से ही रेशो निकल आएगा। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3,600 रेशो 3,000। ये दोनों 6 की टेबल पे, पहले 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 की टेबल पे अगर हम इसको कट करेंगे तो 6:5 का गेनिंग रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ डैश प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व कौन से प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, हमेशा ही कैपिटल प्रॉफिट में से ये बनाए जाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्या दिव्या एंड ये काव्या वर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो 4:3:2। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹90,000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, 90,000 गुडविल की जगह और भी कुछ चीज़ें दे सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है या फिर और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया जा सकता है। फिर जनरल एंट्री पूछी जा सकती है कि द जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। 90,000 की जो गुडविल है ना उसके लिए एक एंट्री करनी है, वो एंट्री कौन सी होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, काव्या टू आव्या, दिव्या टू आव्या, आव्या टू काव्या, आव्या टू काव्या। ये अमाउंट दी गई है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो 4:3:2। सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकालेंगे, अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, इट मीन्स कि अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, तो जो प्लस में आंसर आएगा उसके आगे लिखेंगे सैक्रिफाइस और जो माइनस में आएगा उसके आगे लिखेंगे गेन। लेकिन अगर हम गेनिंग रेशियो लगाते हैं, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, तो जो प्लस में आएगा उसके आगे लिखेंगे हम गेन और जो माइनस में आएगा उसके आगे लिखेंगे हम सैक्रिफाइस। अभी हमने यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो लगाया है 1/3 1/3 1/3, ये ओल्ड रेशियो है, माइनस में न्यू रेशियो जब हमने करा तो फर्स्ट आव्या का जो बैलेंस आया वो माइनस में आया, तो इट मीन्स ये गेन कर रही है। काव्या का पॉजिटिव आया तो वो सैक्रिफाइस कर रही है। तो यहाँ एंट्री क्या करेंगे, जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, आव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काव्याज कैपिटल अकाउंट 10,000। 10,000 कैसे आया, जो ये इनका पार्ट आया ना 1/9, जो हमारी 90,000 की जो गुडविल है उसको 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों के में ही 10,000 आ जाएंगे अमाउंट। हम चले जाएंगे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के साथ, आव्या टू काव्या 10,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित शोभित एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। रोहित इज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹14,000। ये रोहित को गारंटी मिली है, जो 3rd नंबर पे पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए जो पार्टनर है उसको गारंटी मिली है 14,000 की, ठीक है, कि उसका हिस्सा किसी भी साल 14,000 से कम का नहीं होगा। अब फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोर्न बाय मोहित एंड शोभित। मोहित और शोभित को कितना कितना उसे देना पड़ेगा, ये वाली अमाउंट हमें निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड में, और अब की बार तो HBSE में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आएंगे अकाउंट्स में। तो यहाँ देखो हम कैसे लिखेंगे, रोहित का शेयर निकालेंगे सबसे पहले प्रॉफिट में से। 20,000 का जो प्रॉफिट है उसका 1/4 जब हमने करा तो 5,000 का उसका शेयर आ गया, लेकिन उसको गारंटी कितने की मिली है 14,000 की। क्या पेपर में ऐसे ही प्रेजेंट करके आना है, रोहित शेयर इन प्रॉफिट 5,000, गारंटी अमाउंट है 14,000 की। सो अमाउंट टू बी सैक्रिफाइस्ड बाय मोहित एंड शोभित। मोहित और शोभित को टोटल मिलाकर उसे कितना देना है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये को वो कैसे बियर करेंगे, अपने ओल्ड रेशो में बियर करेंगे। जो उनका रेशो है ना 2:1:1, उसमें से ये जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला रोहित का पार्ट है जिसको गारंटी मिली है उसका हटा देंगे और 2:1 में इस 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 6,000 रुपये मोहित के हिस्से आए और 3,000 रुपये शोभित के हिस्से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज।
नॉट ए पर्पज विच द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड। अब सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, और जिसने वो वीडियो ध्यान से देख रखी ना, या फिर जिसने खुद से भी पढ़ रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में, वो आराम से बच्चा टिक कर सकता है कि कौन से ऑप्शन के साथ हमें जाना है। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जो अमाउंट है उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फुल पेड इशूइंग फुल पेड बोनस शेयर टू शेयर होल्डर, इसके लिए बिल्कुल इसे यूज़ किया जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और अपने ही शेयर को बायबैक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूज़ क्या नहीं किया जाता, क्या इसका उद्देश्य नहीं है? इशूइंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर टू शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजिबल एसेट है फर्म की 14 लाख रुपए की फर्म की कुल संपत्तियां हैं। आउटसाइड लायबिलिटी है 4 लाख की, बाहरी देनदारियां 4 लाख रुपए की। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10,000। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई, ये सिर्फ पजल करने के लिए दी गई। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस में करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है, ठीक है। अकाउंट रखने के 2 बेस है, एक कैश और एक एक्रूअल। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो होता है कैश बेसिस के ऊपर, यानी कि उसे सिर्फ कैश से मतलब है, वो चाहे इस साल का, चाहे अगले साल का, चाहे पिछले साल का है, वो चाहे कैपिटल नेचर है, चाहे रिवेन्यू नेचर है, सिर्फ कैश की ही बात वो करता है। और रिवेन्यू कैपिटल दोनों ही नेचर के उसके अंदर आइटम लिखे जाते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक्रूअल बेसिस के ऊपर बेस होता है, और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम को लिखता है, और सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को ही लिखता है। तो अब ये कहता है कि क्या रिकॉर्ड करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ कट हो गया, क्योंकि रिवेन्यू और कैपिटल नेचर बोथ किस में लिखी जाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखी जाती है। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, बिल्कुल इनकम एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर की ही इसमें लिखी जाती है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ओनली, कैपिटल नो, रिसिप्ट ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, सिर्फ रिसिप्ट रिवेन्यू नेचर की लिखता है, रिसिप्ट नहीं, वो एक्सपेंडिचर भी लिखता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल द वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज। अगर फर्म का जो व्यवसाय है वो इलीगल है, यानी कि अवैधानिक है, तो यहाँ पे फर्म का जो समापन है वो कैसा माना जाएगा? वो हो जाएगा कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 मार्क के लिए, अभी हम 1 मार्क वाले ही कर रहे हैं। कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तीनों ही सेट में अलग अलग अमाउंट से आया है। यहाँ पे क्विक रेशो से क्वेश्चन है, द क्विक रेशो ऑफ ए कंपनी इज 0.5:0.75। विल कैश सेल ऑफ ₹5,000 इंक्रीज डिक्रीज और नोट चेंज द रेशियो। कह रहा है अगर कैश में सेल कर देंगे 5,000 रुपये की, तो क्या ये रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या इसके ऊपर कोई चेंज ही नहीं होगा? गिव रीजन इन ए स्पॉट ऑफ योर आंसर। तो पहले थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं कि होगा क्या, इंक्रीज डिक्रीज या फिर कोई चेंज ही नहीं होगा। देखिए क्विक रेशो 0.50:0.75, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लिया कि मान लो ये 50,000 और ये हमारा 75,000 है, ये 50,000 ये 75,000 है। क्विक रेशो अगर कैश में सेल करेंगे, कैश में सेल करने से क्या होता है? स्टॉक कम होता है, लेकिन हमने अपनी क्विक एसेट में तो स्टॉक ले ही नहीं रखा, तो स्टॉक का बैलेंस तो कम ही नहीं करेंगे। कैश में सेल करिए इट मीन्स कि कैश हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो कैश में हम प्लस कर देते हैं, करंट एसेट्स में हम प्लस कर देंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज एज इट इज़ रखेंगे, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये ऊपर हो गया 55,000 75,000, ये क्या हो रहा है? हमारा रेशो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, रेशो इंक्रीज। अगर ऊपर वाली आइटम देखिए 0.50 से 0.55 हो गया, अगर ऊपर वाली आइटम बढ़ती है, ऊपर वाला रेशो चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो रेशो भी इंक्रीज होता है। लेकिन क्विक रेशो विल इंक्रीज बिकॉज क्विक एसेट्स विल इंक्रीज बट नो चेंज इन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमारी एसेट तो बढ़ गई है लेकिन करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। नेक्स्ट फिलअप भी दिया गया है और एमसीक्यूज भी दिए गए हैं साथ में कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है? जो एक ऐसा खर्चा जिससे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट हो रहा है, देखिए बोनस, डेप्रिसिएशन या इनकम टैक्स, बोनस से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन। लिमिटेशन नहीं है,
जहाँ पे पॉसिबल वर्ड आ जाए वो लिमिटेशन नहीं होती है। एनालिसिस, हमें फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस निकालिए। विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल होती है। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर किए जाते हैं इसमें, और सब्जेक्टिविटी, ये तीनों ही इसकी लिमिटेशंस हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल होता है, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग और सब हेडिंग कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस पहले भी करवाया है मैंने, पहले भी ये पेपर में आया है कि कॉल इन एडवांस को कौन सी हेडिंग में लिखा जाता है। ये होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। देखिए शेयर कैपिटल नहीं होती, शेयर एप्लीकेशन मनी। अगर कॉल इन एरियर होता है ना तो आ जाती है हमारी शेयर कैपिटल, ना रिजर्व एंड सरप्लस, ना शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ना शेयर कैपिटल। तो करंट लायबिलिटीज के साथ हम चले जाएंगे। 27 क्वेश्चन है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांस। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तीनों ही क्या होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। रट लीजिए, ये बातें जरूर आता है पेपर में कि इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव या डिविडेंड रिसीव कौन सा है हमारी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 आइटम अदर देन कैश इन हैंड एंड चेक्स इन हैंड। ये वाला क्वेश्चन हमने ये दिल्ली बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी किया था, इनसाइड दिल्ली का जो पेपर था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की 2 आइटम तो इन्होंने दे दी, कैश इन हैंड एंड चेक इन हैंड। इसके अलावा कोई 2 बातें और बतानी है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आती है। तो मैंने वहाँ पे भी सारी आइटम्स करवाई थी, अभी फिर से करा रही हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जितनी भी चीज़ें आती है सारी याद कर लीजिए। कोई भी 2 आ जाएंगे ऑप्शन में तो बाकी के 2 आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए कैश इन हैंड, चेक इन हैंड इन्होंने दिया है तो हम लिख सकते हैं ड्राफ्ट ऑन हैंड भी लिख सकते हैं, कैश एट बैंक लिख सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी लिख सकते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट ऑन हैंड और इन्वेस्टमेंट आ गई 2, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी जिसे बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विल कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब देखिए कैश निकालिए बैंक से, रिजल्ट इनटू इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि बैंक भी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है। तो गिव रीजन इज स्पॉट ऑफ योर आंसर, हम क्या लिखेंगे, नो फ्लो ऑफ कैश, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आइटम्स इन ओवरऑल, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है। ठीक है, ये था हमारा सेट 1। अब हम करेंगे सेट 2। देखिए सेट 2 स्टार्टिंग आंसर 15 क्वेश्चन है, यानी कि इसके जो सारे एमसीक्यूज थे वो सेट 1 के जैसे ही थे। पार्ट बी में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले, 7 में से इस बी पार्ट में 7 क्वेश्चन आते 1-1 नंबर के, तो सिर्फ 2 ही बचे जो अलग है, बाकी 5 रिपीटेड थे। द क्विक रेशो ऑफ ए कंपनी, देखिए सेम उसी की तरह क्वेश्चन आया, वहाँ पे पूछा था कि क्या कैश की सेल करने से क्विक रेशो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रेशो भी चेंज है, वहाँ पे 0.50 और 0.70 दे रखा था, यहाँ कह रहा है कि विल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर हम उधार में माल खरीदते हैं 10,000 रुपये का तो क्या हमारे रेशो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और आप रीज़न भी दीजिए। देखिए सेम उसी की तरह करेंगे। क्विक रेशो, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज 0.75, 0.50, इट मीन्स 75,000 और 50,000 को हम एज्यूम्ड कर लेते हैं। क्विक रेशो जब हम निकालेंगे, देखिए हमने क्या करा है अब यहाँ पे क्रेडिट में परचेज करी है, क्रेडिट में परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा, लेकिन हम अपनी क्विक एसेट में स्टॉक तो करते ही नहीं है प्लस, तो वो वहाँ पे हमारा जीरो बैलेंस बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं। और डिवाइडेड बाय अगर हम उधार में खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो नीचे जो करंट लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो गया 0.75:0.60। नीचे वाली आइटम जब बढ़ती है तो यहाँ पे रिवर्स रिलेशन होता है, हम लिखेंगे क्विक रेशियो विल डिक्रीज। ठीक है, ऊपर वाला अगर रेशियो बढ़ता तो लिखते हैं इंक्रीज, नीचे वाला बढ़ रहा है तो लिखेंगे डिक्रीज, क्योंकि एज देयर विल बी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बट नो चेंज इन क्विक एसेट्स। हमारे क्विक एसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है और हमारी करंट लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 आइटम्स दैट मे बी प्रेजेंटेड अंडर अदर करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज की कोई भी 2 आइटम्स हमें बतानी है, अदर करंट लायबिलिटीज की। देखिए इतने सारे लिखिए, इसमें से कोई भी 2 याद कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सबसे आसान यही होती है। कॉल इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड पेबल, जीएसटी पेबल। क्या कोई भी 2 याद करनी है जो लिख के आनी है। अब आते हैं सेट 3 की तरफ। सेट 3 में भी देखिए 15 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जो स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चन है वो सेम है।
पार्ट बी में भी 7 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हैं 1 मार्क के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी 1:0.75 विल परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ कैश में गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। और अपने आंसर के लिए एक रीज़न भी देना है। देखिए क्विक रेशियो 1:0.75 दे रखा है, एज्यूम हो जाएगा 1,75,000। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि गुड्स को परचेज करें वो भी कैश में, तो स्टॉक तो प्लस होएगा ही नहीं क्योंकि स्टॉक को हमने शामिल ही नहीं करना है। कैश अगर हम परचेज करें तो कैश चला जाएगा, तो कैश का बैलेंस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 75,000। ये देखिए हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है वो कम हो गया है, क्या 1 से 0.3 रह गया है। तो ऊपर वाला अगर डिक्रीज होता है तो क्विक रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज क्विक एसेट विल डिक्रीज एंड देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच हेडिंग और सब हेडिंग कोल इन एरियर विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। कोल इन एरियर्स पूछा गया कि उसमें पूछा गया था कोल इन एडवांस, अब इसमें पूछा गया कोल इन एरियर को कहाँ पे दिखाओगे आप। कोल इन एरियर्स को दिखाया जाता है शेयर कैपिटल के अंदर। कोल इन एरियर्स विल बी प्रेजेंटेड अंडर मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड बाय वे ऑफ डिडक्शन अंडर सब हेड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से हम इसको माइनस करके दिखा देंगे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, देखिए कैश इक्विवेलेंट्स की ये वाली पूरी डेफिनेशन जो इनसाइड दिल्ली वाले क्वेश्चन पेपर करे थे उसमें एक क्वेश्चन पेपर में तो ये पूरी हेडिंग दी गई थी और पूछा था कि बताओ ये होते क्या, यहाँ पे डैश था तो कैश इक्विवेलेंट्स हमने फिल कर दिया था। अगले सेट में पूरी देके कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे भी जैसे पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट्स, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड जिसको बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल जो बिल्कुल तैयार ही रहती हैं कैश में कन्वर्ट होने के लिए विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर, हैविंग इनसिग्निफिकेंट रिस्क यानी कि बहुत ही अमहत्वपूर्ण जोखिम के साथ, जिनको 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जाए वो होते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। अभी हम करेंगे सितंबर 2020 में जो कंपार्टमेंट पेपर हुआ था अकाउंटेंसी का, उसका एक पार्ट है सेट 3 हमारे पास, हम वो वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म के समापन पर एक क्रेडिटर ऑफ ₹75,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर एट ₹60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। एक क्रेडिटर ने ना 75,000 रुपये जिसके देने थे फर्म ने, उसने 60,000 का फर्नीचर ले लिया और मामला रफा दफा किया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, देखिए नो एंट्री विल बी पास फॉर सेम, इस चीज़ के लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एवरेज पीरियड इन मंथ्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए फिक्स अमाउंट विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अगर हर महीने ईच हाफ ईयर मतलब कि 6 महीने के 2 पीरियड हैं, 2 बार उसने ड्राइंग करी है, एक बार 6ठे महीने के एंड पे, दूसरी बार अगले 6ठे महीने के एंड पे, यानी कि अगर मान लो हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं तो पहली ड्राइंग यानी कि 1 जनवरी से लेकर अगर हम दिसंबर तक लेकर चलते हैं तो पहली ड्राइंग है 30 जून की और लास्ट की ड्राइंग है कब की, 31 दिसंबर की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एवरेज पीरियड निकालिए। देखिए एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 जून के बाद कितने महीने बचते हैं, 6 महीने के एंड पे निकालिए तो 6 महीने और बच गया, और प्लस में जब बिल्कुल लास्ट डे को निकाला जाएगा तो वहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2 6/2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 मंथ्स। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर इज। अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, रिमेनिंग अनपेड टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर। ये वाला क्वेश्चन अभी किया भी है हमने सेट 1 में किया था 6%। ठीक है, 6% के हिसाब से हम ऑप्शन बी की तरफ चले जाएंगे, 6% पर एनएम के हिसाब से उसे दिया जाएगा इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वॉज 160। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है तो लास्ट 5 ईयर को हमने माइंड में नहीं रखना है क्योंकि हमें एवरेज ही चाहिए होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई 5 लाख की, वाइल द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस में यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा
कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। देखिए एवरेज प्रॉफिट दिए गए 160 के, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, फॉर्मूला ऐसे पुटअप करके 1 लाख रुपए की हमारे पास आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 माइनस में 1 लाख करके 60,000। गुडविल कैसे आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000। ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई जानकार अगर कॉमर्स फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि कॉमर्स फील्ड के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और किसी के भी काम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म 1/6 शेयर, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पुराने साझेदार हैं, 1/2, 1/3 और 1/6 के हिस्से में। डी ने एंट्री लिया 1/6 के लिए और सी का कह रहे हैं कि सी का हिस्सा वही रहेगा जो पुराना था। तो अभी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो जो दिया गया ना 1/2, 1/3, 1/6, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आओ, एलसीएम लेके 3:1 का रेशियो बना लो इसको, क्योंकि आगे इसी से ही काम होएगा, इससे नहीं होएगा। जो इसके साथ चला जाएगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डी का शेयर है 1/6 और सी का शेयर भी कह रहे हैं कि 1/6 ही रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6, क्या सॉल्व किया तो आया 2/3। अब 2/3 को ये जो रिमेनिंग बच गया ना 2/3, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। अब जो ओल्ड रेशियो हमने निकाला है ना 3:2:1, उसमें से क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि सिर्फ 2 का ही लेना है तो 3/5 और 2/5 करके हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। अगर 1/2 और 1/3 के साथ आप चले जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 6/15, 4/15 इनका न्यू रेशियो आ गया। ए बी सी डी 6/15, 4/15, 1/6, 1/6। एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 12:8:5:5 हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ डैश। 6th क्वेश्चन है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट है द अकाउंट विच शोज क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ए कैश बुक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से क्या कहते हैं। देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 ही अकाउंट बनते हैं, एक कैश बुक के तरह होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। कैश बुक की तरह जो होता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा और पेपर में पूछा जा सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे तैयार किया जाता है। ये होता है कैश बेसिस के ऊपर तैयार किया जाता है, और जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है वो हमारा एक्रूअल बेसिस के हिसाब से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो यहाँ पे इतना नहीं मैटर करता, इतना दिखाया ही नहीं गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं, तो इन दोनों में से ही छांटना था। ये 2 ही मेन अकाउंट होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने पूछा था जो कैश बुक की तरह होता है, तो ये होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। 6:4:1 का अनुपात है एक्स वाई जेड का। एक्स गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 टू जेड। एक्स ने जेड को गारंटी दी है 15,000 रुपये की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ₹99,000। 99,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। एक्स का शेयर निकालने के लिए बोला गया है कि एक्स का शेयर कितना होगा। गारंटी मिली है जेड को 15,000 की, तो सबसे पहले जेड का शेयर निकाल के देखते हैं। अब देखिए कंपार्टमेंट का पेपर है और सेम क्वेश्चन किस में आया था, आउटसाइड दिल्ली वाले पेपर में भी आया था, गारंटी वाला क्वेश्चन। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए जेड का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 99,000 का जो टोटल हमारा प्रॉफिट है उसका 1/11, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 6:4:1 का, और जेड को गारंटी मिली है तो जेड का शेयर है 1/11, 9,000 का जेड का प्रॉफिट आ गया। लेकिन गारंटी उसको कितने की मिली है 15,000 की, और सारी गारंटी दी किसने, एक्स ने दी है। तो अमाउंट टू बी सैक्रिफाइड बाय एक्स, एक्स अब उसे कितने देगा 15,000 की जो गारंटी थी उसमें से 9,000 हम लेस कर देंगे 6,000। तो एक्स का शेयर अब कैसे आ जाएगा, एक्स का शेयर देखो एक्स को कितना मिलना था 6 है ना उसका रेशियो, 6/11 करके 9 6 या 54,000, 54,000 रुपये से मिलने थे, लेकिन 6,000 रुपये से अब किसको देने पड़ेंगे, जेड को देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने जेड को गारंटी दी है। बच गए कितने 48,000 एक्स का शेयर आ जाएगा। तो हम चले जाएंगे अपने ऑप्शन सी की तरफ, 48,000 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है बोर्ड में. ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज डैश कैपिटल. एक ऐसी अमाउंट अनकॉल्ड कैपिटल यानी कि अयाचित पूंजी की एक ऐसी अमाउंट जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप यानी कि समापन के समय ही मंगा सकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल. क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या होती है? तो वहाँ पे हमें ये आंसर लिखना पड़ेगा पूरा. ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. बहुत ही आसान है, कोई भी एक डिफरेंस बताना है. आप में रेशियो का ही इनके जो फॉर्मूले हैं उसी का ही हम डिफरेंस दे सकते हैं. इसका हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. ए बी सी 3 साझेदार है, 2:2:1 का 2:2:1 का उनका अनुपात है. ऑन 25 फरवरी 2019 बी डाइड. बी की मृत्यु हो गई है 25 फरवरी 2019 को. बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट ₹5,000. अब ये भी कैलकुलेट करके दे दिया कि बी का शेयर है 5,000 रुपये. आप पूछ क्या लिया, एंट्री करो. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अब यहाँ पे एंट्री क्या होती है? एंट्री यहाँ पे हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट. देखिए सस्पेंस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये एक एज्यूम्ड अमाउंट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे सस्पेंस लिखा जाता है. क्योंकि पूरी एक्यूरेट तो तभी होती है ना जब फाइनेंशियल ईयर का एंड हो जाता है, फिर उसमें से हम उसका हिस्सा निकालते हैं. लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर का एंड नहीं हुआ है, इसीलिए उसका जो हिस्सा निकाला जाएगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में लिखा जाएगा 5,000 सर. बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन राइट एक्वायर्ड बाय न्यूली एडमिटेड पार्टनर. एक नया साझेदार जो फर्म में आया है उसका कोई एक अधिकार, कोई एक राइट हमें बताना है. यहाँ पे 2 राइट लिखे गए हैं, आप कोई भी एक याद कर सकते हैं. राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड राइट टू शेयर द एसेट्स. उसे फ्यूचर प्रॉफिट में भी बराबर हिस्सा लेने का अधिकार है और फर्म की एसेट्स में से भी. राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन. आर लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच. आर लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 डिवेंचर. ऋण पत्र है 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट पे इशू किया 5%. रिडीमेबल करने हैं प्रीमियम पे 10% के आफ्टर 5 ईयर. स्टेट द अमाउंट ऑफ. अब पूछा क्या गया है, कोई एंट्री नहीं पूछी गई. इशू की एंट्री बताओ, रिडेम्पशन की एंट्री बताओ. इन्होंने कहा कि स्टेट द अमाउंट ऑफ DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट बाय आर लिमिटेड बिफोर रिडेम्पशन. रिडेम्पशन से पहले, देखिए रिडेम्पशन से पहले जाती है 10% अमाउंट, और वह किसकी जाती है? 10% ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू की. तो यहाँ पे पजल होने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्काउंट पे इशू करा है तो उसको माइनस करके हम लेंगे नॉमिनल और फेस वैल्यू जो है, यानी कि जितने का शेयर है उतने का ही 10%. 10,000 की 100 से करेंगे 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपये DRR में चले जाएंगे. अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू DRR इज इक्वल टू 10% ऑफ इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू. 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये से चले गए हैं. पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं हम. हमारे 7 क्वेश्चन बचे हैं इस पेपर के. सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कह रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज की ना सेल कर दिया है तो इससे ना इंक्रीज हो गया, इनफ्लो हो गया, कैश का इनफ्लो हुआ है. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब खुद ही बताइए. अभी हमने इसी वीडियो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये वाली चीज़ भी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो जब ये वाली चीज़ सेल करेंगे तो ये तो पहले ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट है. इससे कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता है. देखिए रीज़न में लिख देंगे, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ कैश बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि उन्हें पहले नकद और नकद समतुल्य माना गया है. डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1. कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 का. स्टेट गिविंग रीजन, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू कर दिए 6 लाख रुपए के. विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट इफेक्ट द रेशियो. इससे क्या होगा? हमारा रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. कैसे सोल्व करेंगे? डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इज टू इक्विटी 2:1, यानी कि इट मीन्स 2 लाख 1 लाख को हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 2 लाख रुपए के डेप्ट और 1 लाख रुपए की इक्विटी है, यानी कि डेप्ट जो है वो इक्विटी से दुगने हैं. तो हम कोई भी हम फिगर ले सकते हैं, 10 लाख 20 लाख कुछ भी ले सकते हैं.
तो इशू ऑफ न्यू शेयर कितने हैं, न्यू शेयर इशू कर दिए 6 लाख। अब 6 लाख के जब शेयर इशू करेंगे तो डेप्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। डेप्ट में क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, ये हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट आते हैं जितने भी हैं, डिबेंचर आ गया, पब्लिक डिपॉजिट आ गया, बैंक से लोन आ गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस तरह से सिर्फ लोन की ही बात करेंगे। तो शेयर इशू करना है वो आ जाएगा इक्विटी में, इक्विटी बढ़ गया, इशू किए हैं शेयर, कंपनी के पास इक्विटी जो है इंक्रीज हो गया। 1 लाख से 6 लाख ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7 लाख, 2:7, 2:1 से 2:7। अब अगर नीचे वाली चीज़ इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कोई यहाँ पे रीज़न नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा है कि भाई ये नहीं, रीज़न पूछा गया है रेशियो विल डिक्रीज बिकॉज इक्विटी विल बी इंक्रीज बाय दिस ट्रांजैक्शन एंड देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन डेप्ट, ऐसे लिख के हम छोड़ देंगे उसको। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमें मीनिंग क्लियर करना है यहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि एक विस्तृत व्याख्या देती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो विस्तृत व्याख्या देती है किसकी, फॉर द चेंजेस इन ए फर्म्स कैश बैलेंस, फर्म का जो कैश का बैलेंस है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के दौरान जो फर्म की कैश है उसमें जो चेंजेस आते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के कारण, वो सारा स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट में कोई भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो हम एनालिसिस करते हैं, जो भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव जो अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर रेशियो निकालते हैं या कैश फ्लो एनालिसिस हम करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम करते हैं, ये जो एनालिसिस के जो डिफरेंट हम टूल्स यूज़ करते हैं, तो इन सब का क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम एनालिसिस करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। देखिए 4 ऑब्जेक्टिव लिख दिए, कोई भी एक लिख के आना पेपर में। टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की जो भी उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, आय को अर्जित करने की जो क्षमता है या जो लाभदायकता है कंपनी की, उसके बारे में देखा जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव, मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये भी हम देखते हैं उससे। टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस जो है वो किस ओर जा रहा है, रिग्रेशन है या डिग्रेशन है। टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ही मैनेजमेंट तक पहुंचती है, तो इसलिए भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, अभी तो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल रेंट पेड बी क्लासिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तीनों आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन अगर पेड की बात आ जाए, रेंट पेड, रेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, और इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखते हैं, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट टाइप द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी 75% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी, देखिए ये बात भी याद रखनी है कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो 75 दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 100 - 75 करेंगे तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्विक एसेट डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट में क्या नहीं आती है, कैश तो आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आती हैं और टीआर भी आते हैं। टीआर में क्या क्या आते हैं, डेटर और बीआर, ये आगे हमारे टीआर में ये भी आते हैं। क्या नहीं आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। 2 ही चीज़ें हैं जो नहीं आती, बाकी सारी करंट एसेट में से अगर हम स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज़ को अगर हम लेस कर दें, इन्वेंट्रीज़, और साथ में किसको लेस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास आ जाएंगी क्विक एसेट्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने करे हैं आउटसाइड दिल्ली के सेट 1, सेट 2, सेट 3 के 1 मार्क के क्वेश्चन, और साथ में एक कंपार्टमेंट वाले पेपर के भी 1 मार्क के क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, और तैयार रहना अगली वीडियो के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।